नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कृषि अध्यादेशों पर हरियाणा में भी लगातार संग्राम जारी है। हरियाणा के सभी जिलों में आज से पक्के मोर्चे शुरू किए जाएंगे। डीसी दफ्तरों के बाहर धरने दिया जाएगा। 20 सितंबर को हरियाणा में चक्का जाम करने की चेतावनी भी जारी की गई है। कुरुक्षेत्र में हुए लाठीचार्ज से भी गुस्से में है किसान और आज से पक्के मोर्चे की तैयारी है। कृषि अध्यादेशों पर लगातार संग्राम जारी है। यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार इस अध्यादेश का विरोध जता रहे हैं। हरियाणा के सभी जिलों में यही वजह है कि आज से किसानों का पक्का मोर्चा शुरू हो जाएगा, जिसके जरिए इस अध्यादेश का विरोध जताया जाएगा। डीसी दफ्तरों के बाहर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। 20 सितंबर को हरियाणा को जाम करने की चेतावनी भी जारी की गई है। कुरुक्षेत्र में हुए लाठीचार्ज को लेकर भी किसान गुस्से में है। ऐसे में सरकार की तरफ से भी लगातार किसानों को मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सभी जिलों में आज से डीसी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे, पक्के मोर्चे शुरू हो जाएंगे। किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी बीच आज से पक्के मोर्चे की तैयारी। और कृषि अध्यादेशों पर तेज हुआ घमासान। पंजाब में किसानों का बड़ा आंदोलन। पंजाब भर में नेशनल हाईवे जाम करेंगे किसान। दोपहर 12 से 2 बजे तक मुख्य सड़कों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पटियाला में सीएम के आवास का घेराव भी किया जाएगा। लंबी में पूर्व सीएम बादल के घर के घेराव की भी तैयारी है। तो किसानों का रोष प्रदर्शन लगातार जारी है, फिर चाहे वो हरियाणा हो या पंजाब में भी लगातार घमासान है। कृषि अध्यादेशों को लेकर आज पंजाब में किसानों का बड़ा आंदोलन है। पंजाब भर में नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी जारी की गई थी और इसी के मद्देनजर आज जाम करने की तैयारी की जा रही है। दोपहर 12 से 2 बजे तक मुख्य सड़कों पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। पटियाला में सीएम आवास का घेराव भी किया जाएगा। इसके साथ ही लंबी में पूर्व सीएम बादल के घर के घेराव की भी किसानों की तरफ से तैयारी है। कृषि अध्यादेशों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है और इसी के मद्देनजर आज बड़े आंदोलन की तैयारी। मुंबई से वापस मनाली पहुंची कंगना रनौत। मुंबई में 5 दिन बिताने के बाद वापस लौटी है। मनाली पहुंचते ही आदित्य ठाकरे पर निशाने साधे हैं। ट्वीट कर सीएम उद्धव के बेटे पर बहुत ज्यादा हमले भी बोले हैं। मैंने आदित्य के करीबियों का पर्दाफाश किया है। कंगना रनौत की तरफ से यह कहा गया है। महाराष्ट्र के सीएम को इसी बात के चलते परेशानी हुई है। देखते हैं कौन किसको सबक सिखाता है, ये कहना है कंगना रनौत का, जो मुंबई से मनाली पहुंच चुकी है। जिसके बाद उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है, उनके बेटे पर भी निशाना साधा है। 5 दिन बिताने के बाद वापस लौटने के बाद एक बार फिर ट्वीट करके निशाना साधते हुए कहा है कंगना रनौत ने कि मैंने आदित्य की करीबियों का पर्दाफाश किया है। महाराष्ट्र के सीएम को इसी बात से परेशानी हुई है और इसी के मद्देनजर सारी कार्रवाई अभी तक की गई है। देखते हैं कौन किसको अब सबक सिखाता है। कंगना रनौत अपने घर मनाली सिमसा करते के निवास में पहुंचने चुकी है। आप देखते हैं कि जिस तरह से ये जो सिक्योरिटी है वो कंगना रनौत की सिक्योरिटी यहाँ पर है। और ऐसे में अगर बात करें तो जिस तरह से ये कंगना रनौत की गाड़ी है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कंगना रनौत जो है यहाँ मनाली अपने घर पर पहुंची है। ऐसे में अगर बात करें तो हम कोशिश करेंगे कि कंगना हेलो, आप देखते हैं कि कंगना जो है बिल्कुल अपने घर के गेट से सीधे अंदर जा रही है। और ऐसे में अगर बात करें तो जिस तरह से जो यहाँ से कंगना रनौत अपने घर पहुंची है, यहाँ पर जो है हिमाचल पुलिस के जो जवान है वो तैनात है कंगना की सुरक्षा में। आप देख सके जिस तरह से कंगना रनौत को जो है यहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से जो सिक्योरिटी है, हिमाचल पुलिस के जवान सिक्योरिटी में तैनात है। आप देखते हैं कि इसके अलावा अगर बात करें तो कंगना रनौत को जो है यहाँ पर 22 सिक्योरिटी जो है वो दी गई है। और ऐसे में जिस तरह से कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से कंगना रनौत 10 दिनों तक जो है वो होम क्वारंटीन रहेगी। और ऐसे में अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर इनके कोविड टेस्ट की जांच भी कर सकती है। और ऐसे में जिस तरह से जो नई गाइडलाइन के हिसाब से जहाँ 10 दिनों तक जो है
कंगना रनावत को होम क्वारंटाइन में रहना होगा। न्यूज 18 हिमाचल के लिए तुलसी भारती, कुल्लू। और इधर सीएम जयराम ठाकुर ने कंगना के मनाली लौटने पर कहा है कि मुंबई में उनके साथ जो कुछ हुआ उससे हिमाचल का हर शख्स आहत हुआ है, लेकिन उनके वापस लौटने पर हम कंगना का स्वागत करते हैं। हिमाचल वापस आई है, मैं उनका स्वागत करता हूं और वो सुरक्षित रहें, आराम से रहें अपने घर में, परिवार में और अपने काम में आगे बढ़े। मैं यही कहना चाहता हूं। लेकिन इतने मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो पिछले दिनों में जो घटनाक्रम घटित हुआ है उससे स्वाभाविक रूप से जहां कंगना आहत हुई है, हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति आहत हुआ है। इस प्रकार की सारी घटनाएं घटित हुई हैं और पूरे देश भर में उनको एक बहुत बड़ा समर्थन और सहयोग उस दृष्टि से मिला है। तो ऐसे में मैं यही चाहूँगा कि भाई कंगना आकर के आराम से रहे, तनाव से मुक्त होकर के रहे और अपना काम करे। और चलिए अब आपको कोरोना का पूरा अपडेट देते हैं। हरियाणा में कातिल कोरोना का कहर लगातार जारी है। हरियाणा के ताजा आंकड़ों की बड़ी बातें आपके सामने। हरियाणा में मौत का आंकड़ा 1000 तक पहुंच चुका है। सूबे में 24 घंटे में कोरोना के 25 मरीजों की मौत हो गई है। पंचकुला में 6 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। करनाल, कैथल में 4 मरीजों की मौत हो गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, सिरसा में 2 मरीजों की मौत हो गई है। हरियाणा में 24 घंटे में करीब 2500 नए मरीज मिले हैं, जिसमें गुरुग्राम में सबसे ज्यादा लगातार आंकड़े अब सामने आने लगे हैं। 336 नए केस यहां से सामने आए हैं। फरीदाबाद में 279 केस सामने आए हैं। सोनीपत में 205 नए केस सामने आए हैं। करनाल में 179, कुरुक्षेत्र में 164, हिसार में 139, रोहतक में 133, पानीपत में 129 नए केस दर्ज किए गए हैं कोरोना के। हरियाणा में 24 घंटे में 2125 मरीज रिकवर भी हुए। हरियाणा में कुल 96,129 केस हो चुके हैं। 74,712 रिकवर हो चुके हैं। और हरियाणा के साथ पंजाब का भी आपको कोरोना का अपडेट देते हैं। पंजाब में कोरोना का जबरदस्त कहर लगातार जारी है। पंजाब के ताजा आंकड़ों की बात अगर की जाए तो पंजाब में कोरोना के आंकड़े 80,000 को पार कर चुके हैं। 24 घंटे में करीब 2500 नए केस सामने आए हैं। मोहाली में सबसे ज्यादा 408 नए केस मिले हैं। पटियाला में 387, लुधियाना में 307 नए केस मिले हैं। अमृतसर में 281, जालंधर में 261 मामले मिले हैं। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना से 70 लोगों ने दम तोड़ दिया है। फिरोजपुर में 14 और लुधियाना में 11 की मौत हुई है। अमृतसर, पटियाला, होशियारपुर में 6 की मौत हुई है। जालंधर, गुरदासपुर 5, मोहाली में 2 की मौत हो गई। और इसके साथ ही आपको चंडीगढ़ का पूरा हाल बताते हैं। चंडीगढ़ में 24 घंटे में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों में 20 दिन का बच्चा भी शामिल है। 24 घंटे में कोरोना के 254 नए केस भी सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 130 मरीज रिकवर हुए हैं और अब तक कुल 8,245 केस हो चुके हैं। 95 लोगों की चंडीगढ़ में कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। 5300 मरीज रिकवर हो चुके हैं। इसके साथ ही 2,847 एक्टिव मामले हैं। तो चंडीगढ़ में भी लगातार तेजी के साथ आंकड़ों में बढ़ोतरी होती है। इस बीच बड़ी बात यह है कि 24 घंटे में यहां पर 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक 20 साल का बच्चा भी शामिल है। और चलिए हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल में 10,000 के करीब कोरोना के केस पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में 364 नए केस यहां से भी दर्ज किए गए हैं। 5 मरीजों की मौत हो गई है। सोलन में 106 नए केस सामने आए हैं और मंडी में 101 नए केस दर्ज किए गए हैं। अब तक कुल 9,923 केस हो चुके हैं। 80 ने दम तोड़ दिया है कोरोना की वजह से। 6,167 मरीज रिकवर हो चुके हैं। 3,663 एक्टिव केस है। और हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी। सूबे में कोरोना के हालात पर मंथन किया जाएगा। कई अहम फैसलों पर भी इस बैठक में मुहर लगाई जा सकती है। बाहर से आने वालों को मिल सकती है राहत। इसके साथ ही बॉर्डर पर सख्ती कम करने का फैसला भी संभव है। आज कैबिनेट की बैठक में फिलहाल सूबे में एंट्री के लिए जरूरी है रजिस्ट्रेशन। और आज अहम बैठक जिसमें कई अहम फैसले हिमाचल
सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं। सूबे में कोरोना के हालात पर मंथन भी किया जाएगा। कई अहम फैसलों पर मुहर भी लगाई जा सकती है, जिसका लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा है। बाहर से आने वालों को भी राहत दी जा सकती है। बॉर्डर पर सख्ती कम करने का फैसला आज हिमाचल सरकार ले सकती है। फिलहाल सूबे में एंट्री के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन जो है वो बताया गया है। प्रदीप ठाकुर हमारे संवाददाता शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, आज कैबिनेट की बैठक है, कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई जा सकती है। आपके पास क्या कुछ जानकारी कि कौन कौन से वो फैसले हैं जिन पर आज मुहर संभव? बिल्कुल कुसुम, देखिए आज ये कैबिनेट बैठक होनी है और जैसे ही विधानसभा सत्र जो आज की कार्यवाही है वो कल तक के लिए स्थगित होगी, उस सत्र के तुरंत बाद ये कैबिनेट की बैठक होनी है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कोविड-19 को लेकर प्रेजेंटेशन यहाँ पर विभाग के अधिकारियों की तरफ से दी जाएगी और इसमें जो प्रदेश में ताज़ा हालात हैं, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड की जो बात हो रही है और उससे जो दिक्कतें लगातार बढ़ रही है, हिमाचल में हर रोज अब 3 से 5 लोगों की मौत हो रही है। पिछले कल भी 5 लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे में प्रदेश के लिए ये बहुत ही चिंताजनक बात है और इस बात को लेकर भी विभाग के अधिकारियों की तरफ से प्रेजेंटेशन दी जाएगी कि हम क्या आगे कर सकते हैं। और इसी तरह से जो ई रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रखी गई है और उसके साथ साथ संबंधित डीसी उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, इसको क्या खत्म करना है या इसको जारी रखना है, इसको लेकर भी आज कैबिनेट में फैसला होना है। क्योंकि पिछली कैबिनेट में 15 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को आगे जो है कंटिन्यू किया गया था। आज उसका अंतिम दिन है, तो अब कल से क्या व्यवस्था होगी, इसको लेकर आज कैबिनेट में चर्चा होनी है। और जिस तरह के हालात हैं उससे लग रहा है कि जो सरकार है वो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था जारी रख सकती है। हालांकि इसमें तमाम जो मंत्री हैं उनकी भी राय ली जाएगी और बहुत सारे लोग जो प्रदेश से बाहर फंसे हुए हैं उनके जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो वो दिक्कतें जरूर झेल रहे हैं। तो ऐसे में तमाम तर्क वितर्क यहाँ पर होंगे और उसके बाद कैबिनेट को अंतिम फैसला लेगी। और इसी तरह से जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन अनलॉक 4 को लेकर है, उसमें 21 सितंबर से जो स्कूलों को 50% स्टाफ के साथ खोलने को लेकर भी, क्योंकि स्टाफ जो है वो स्कूल आ सकता है, वहां से ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकती है। इसी तरह से कैंपस में छात्र भी आप आ सकेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो ये तमाम जो आदेश केंद्र सरकार के हैं, क्या प्रदेश इसको 21 सितंबर से इंप्लीमेंट करेगी या फिर कुछ प्रिकॉशंस रखेगी या फिर इसे अभी फिलहाल टाल देगी, तो ये तमाम विषय भी चर्चा के लिए आएंगे और कैबिनेट में इसको लेकर भी प्रेजेंटेशन होंगी। मुख्य जो कैबिनेट में एजेंडा है वो यही रहेगा कि अब कल से जो है हिमाचल प्रदेश में एंट्री के नियम क्या होंगे। इसके साथ साथ कुछ विधेयक भी, क्योंकि इस वक्त सत्र चला हुआ है, तो कुछ विधेयक भी सदन में लाए जाने हैं, उनको भी कैबिनेट की अप्रूवल मिलनी होती है, तो वो भी चर्चा में इस वक्त विषय रहेगा। और जो इस वक्त सदन चल रहा है उसमें भी क्या कुछ विपक्ष की जो है रणनीति चल रही है, उसका सत्ता पक्ष की तरफ से कैसे जवाब दिया जाना है, इसको लेकर भी यहाँ पर मंथन होगा। रणनीति जो है वो पूरी तरह से तैयार होगी। तो कुल मिलाकर ये बैठक, क्योंकि जब भी विधानसभा सत्र के दौरान होती है तो उसका एजेंडा जो है वो बताया नहीं जाता है और जब फैसले होते हैं तो उनकी भी ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं की जाती है, केवल वो सबसे पहले जानकारी विधानसभा को देना होता है। तो शाम तक पता लग पाएगा कि जो कैबिनेट में फैसले हुए हैं वो क्या फैसले किए जा सके हैं। जी कुसुम। जी प्रदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो शाम तक ये साफ हो जाएगा कि कौन कौन से वो फैसले हैं जो हिमाचल सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात और अहम बात यही है कि हिमाचल में प्रवेश को लेकर आज हिमाचल सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। और खबर पलवल से है। पलवल में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। पुलिस की नाक के नीचे बदमाशों ने बेखौफ होकर एक जूस वाले पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले की पूरी वारदात वहां लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। पलवल में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। अपना खौफ कायम करने के लिए मामूली विवाद पर ही हथियारों से हमला करने से नहीं चूकते। इन्हें दुकानदारों से सामान लेने के बाद पैसा मांगना इतना नागवार गुजरता है कि ये दुकानदार का कत्ल करने पर भी उतारू हो जाते हैं। गुंडागर्दी की ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। 8-10 बदमाशों ने जूस पीने के बाद रुपए मांगने पर जूस विक्रेता पर जानलेवा हमला कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अंडे की रेहड़ी लगाने वाले एक व्यक्ति की हत्या इसलिए कर दी गई कि कुछ बदमाशों से अंडे खाने के बाद अंडे विक्रेता ने उसकी कीमत मांग ली। अंडों की मामूली कीमत अंडा विक्रेता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी और अब जूस वाले के साथ ये बेरहमी।
मेरे पास 10-15 दिन से आ रहे थे और जूस पी के जाते थे, और जब मैंने उनसे पैसे मांगे उनकी हम पैसे नहीं देंगे, ऐसे पियेंगे रोजाना जूस, और जिसे तुझे बुलाना हो बुला ले। मैंने कहा भैया मैं तो किसी को नहीं बुला रहा। फिर उन्होंने मुझे सुबह, मैं अपनी दुकान पे गया जैसे, तो अपना सामान जमाया, उसके बाद मैं अंदर बैठ गया मैं, तो अंदर वो 2-3 गाड़ी भर के आए और आते ही सीधा उन्होंने मारपीट चालू कर दी। पुलिस जांच की बात कह रही है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि बदमाशों के दिलो दिमाग से खाकी का खौफ क्या खत्म हो गया है। तो केस अभियोग अंकित कर दिया गया है। मुकदमा नंबर 517 कल की डेट में रजिस्टर कर दिया, कार्रवाई की जा रही है। बदमाश कभी भी कहीं भी किसी भी वारदात को अंजाम देने से नहीं घबराते, जरा सी बात पर जान लेने को उतारू हो जाते हैं। अब देखते हैं कि इस मामले में पुलिस कब और क्या कार्रवाई करती है। दिनेश कुमार, न्यूज़ 18 पलवल। कोरोना के इस दौर में स्वास्थ्य सेवाओं का दुरुस्त होना जरूरी है, लेकिन लापरवाही जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो मरीजों को मजबूरन अपना दर्द बयां करना ही पड़ता है। अब धर्मशाला कोविड सेंटर में कोरोना मरीजों ने खाने पीने की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। आप भी देखिए कि आखिर मरीजों को दिया जाने वाला खाना कितना बेहतर है। यहाँ दवाइयाँ लगी हुई हैं, बोलो सर। हम सरकार से अपनी ये गुंजारिश करते हैं, हमारे भाई साहब ये हमने ये कुत्ते वाला खाना, ये एक परोसा नहीं अंदर नहीं जा रहा। थाली में परोसे गए खाने की तस्वीर तो आपने देख ही ली होगी, और ये भी सुन लिया होगा कि खाने की क्वालिटी क्या है। और ये खाना परोसा जा रहा है कोरोना मरीजों को, जिन्हें इस वक्त अच्छे और पौष्टिक खाने की जरूरत है, ताकि कोरोना को शिकस्त देने के लिए इम्यूनिटी बेहतर हो सके। लेकिन उन्हें जो खाना दिया जा रहा है उससे शायद जानवर भी मुंह फेर लें। ये बुजुर्ग आदमी है, ये बाबा कैसा खाना मिल रहा है? खाना बहुत खराब साहब। ये कैसी इम्यूनिटी आपकी कम होगी इस खाने से, जबकि आपका खाना भरपूर नहीं मिलेगा। तस्वीरें डीसीसी धर्मशाला की बताई जा रही हैं, जहां कोविड सेंटर में कोरोना पीड़ित अपना दर्द बयां कर रहे हैं, भोजन की गुणवत्ता और मात्रा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वीडियो में प्लेट में रखे सूखे पराठे साफ नजर आ रहे हैं। मरीजों ने सरकार से मांग की उन्हें बेहतर खाना दिया जाए। आप बोलो। नहीं, कुछ ठीक नहीं मिल रहा है। पराठे मिल रहे हैं, सांस की हमें प्रॉब्लम है। हम तो परसों हमने पराठा खाया था, तो हमारा पूरा दिन जो है वो उल्टी होने का मन कर गया। सारा दिन ऑक्सीजन लगी थी, पूरा दिन लगी रही। और आप बताओ भैया, खाने में ऐसे परोठा, ये कैसा गंदा परोठा आपको मिल रहा है? ये ना तो कोई यूनिट है, ना तो यहाँ कोई प्रोटीन वाली आपको आइटम मिल रही है, कोई सर ना काढ़ा मिल रहा है, ना कोई काढ़ा मिला। रात को 40 खाने खराब, या किसी ने खाना नहीं खाया, उधर रखे थे, डस्टबिन में डाले हैं सारे। अच्छा, तो किसी ने खाना नहीं खाया। हमें कोई नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे रह के तो हम अगर घर में रहते तो ठीक रहना था। यहाँ पे तो हमने उनको कैद और कैद करके हमें मार देंगे। इस कोविड सेंटर में कांगड़ा और चंबा समेत दूसरी जगहों से मरीज रेफर होकर आते हैं, और यहाँ एक महिला की पहले भी जान जा चुकी है। बावजूद इसके प्रबंधन सबक लेने को तैयार नहीं। एक तो कोरोना ने पहले ही इन्हें तोड़ दिया है, और ऊपर से रूखा सूखा खाना। ऐसे में मरीजों का भगवान ही मालिक है। विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 धर्मशाला। हिमाचल के चौपाल के शहीद जवान अतर राणा को अंतिम विदाई दी गई। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव धार चांदना पहुंचा, बड़ी तादाद में ग्रामीण पहुंचे। भारत माता की जय के नारे भी यहां पर लगाए गए और शहीद जवान को नवाखों से अंतिम विदाई दी गई। भारत चीन सीमा पर उनकी ड्यूटी थी, लेकिन 10 सितंबर को बारूदी सुरंग में धमाका होने के चलते उनकी जान चली गई। धार चांदना गांव के शहीद को पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहां पर अंतिम विदाई दी गई। वहीं परिवार को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। हिमाचल सरकार की तरफ से शहीद के परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की गई। बहुत दुखी है, हमने तो अपना बेटा दे दिया देश खातर, देश खातर। हम बहुत खुश है जी, बहुत खुश, बहुत कुर्बानी।
फौज में भी इतने सारे भाई लोग हैं, पर किसी एक कोई मिलता है इसमें भी ऐसा मौका शहीद होने का, मतलब जो कि आज बॉर्डर पे शहीद हो गया। हमें खुशी है कि हम मेरा छोटा भाई शहीद हो गया देश के लिए, मतलब भारत माता के लिए शहीद हो गया, और बहुत अच्छे मतलब गर्व कर फख्र है हमारा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।